हेलो एवरीवन। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशंस में उनके कोफिशिएंट्स के रेशो को कंपेयर करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशन किस तरह की लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और उसी के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का जो सम नंबर 4 है ये भी उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स हमें यहाँ पर भी दिए गए हैं और हमें ये चेक करना होगा कि उनमें से कौन से पेयर कंसिस्टेंट हैं और कौन से इनकंसिस्टेंट हैं। तो उस टॉपिक में आपको बताया था कि जब इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो वन सॉल्यूशन हो या फिर मैनी सॉल्यूशन हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। लेकिन जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि जिस केस में इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, वहां पर हम कहते हैं कि दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो हमारे दो केस थे जिसमें इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का, जब लाइन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, और हमारे पास एक केस आता है कोइंसिडेंट का, जब एक लाइन दूसरे ऊपर लाइन के ऊपर ही आ जाती है, यानी कि दोनों लाइन ओवरलैप कर जाती हैं। तो इन केस में हम कहते हैं कि यहाँ पर है वन सॉल्यूशन, यहाँ पर है मैनी सॉल्यूशन। तो क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो इसलिए ये दोनों केस होते हैं कंसिस्टेंट के। और उसके बाद जो पैरेलल लाइंस का केस है, यानी कि जहाँ पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हमें चेक करनी है, लेकिन इसके साथ एक बात और ऐड की गई है, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सम नंबर 3 में हमने सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करके अपना आंसर लिख दिया था। हमने सिर्फ वहाँ पर यह बताया था कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उस केस में आपको ग्राफिकली उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन करना है, वो फाइंड करना है। और अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि उसमें हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, उसमें कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना होगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है इस सम का, वहाँ पर हमें इक्वेशंस दी गई हैं x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो जो रेशोज होता है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। सबसे पहले a1 एंड a2 का रेशो, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशो। तो फर्स्ट इक्वेशन में x के आगे कोई नंबर नहीं लिखा, वहाँ पर हम लिख सकते हैं 1। तो इस तरह से ये रेशो आ जाएगा 1/2। सिमिलरली y के कोफिशिएंट का रेशो b1/b2, तो वहाँ पर हम y का कोफिशिएंट भी 1 मान सकते हैं और इस तरह से इनका रेशो भी आ जाएगा 1/2। तो जब पहले दोनों रेशोज यानी कि a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कांस्टेंट टर्म का रेशो यानी कि c1/c2 भी फाइंड करना होता है। तो c1/c2 यहाँ पर हो जाएगा 5/10, और 5/10 को अगर हम सोल्व करते हैं, यानी कि अगर इन दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 1/2। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तीनों ही रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं। और अगर तीनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो ये केस होता है कोइंसिडेंट लाइंस का, यानी कि वो केस जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ओवरलैप करती है। और इस कंडीशन में इक्वेशंस के होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अगर इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। और जैसे कि स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस के दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे, कि एक बार हम x को 0 पुट कर देंगे और एक बार हम y को 0 पुट कर देंगे, या चाहे तो कोई और भी नंबर उन वेरिएबल में हम पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो कि है x + y = 5, जब हम यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे तो x को 0 पुट करने के बाद हमें y की वैल्यू मिल जाती है 5। तो इस तरह से पहला पॉइंट आ जाएगा 0,5। और इसी इक्वेशन में जब हम y को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी कि सेकंड पॉइंट आ जाएगा 5,0।
अब हम दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन जो कि है 2x + 2y = 10। यहाँ पर जब हम x को 0 पुट करेंगे तो पहली टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास बचेगा 2y = 10। और इस 2 को जब हम 10 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 10 / 2 यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 5, जो कि y की वैल्यू होगी। इस तरह से इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हो गया 0,5। और जब यहीं पर हम y को 0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करने के बाद सेकंड टर्म रिमूव हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 2x = 10। और सेम यहाँ पर भी 2 को हम 10 के डिवाइड में लेकर जाएंगे और 10/2 यहाँ पर भी हो जाएगा 5। तो इस तरह से इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है 5,0। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि जो फर्स्ट इक्वेशन के दो पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे 0,5 एंड 5,0, सेम वही पॉइंट हमें दोबारा से मिल गए हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो यानी कि इक्वेशंस तो दो हैं लेकिन जो इनके पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं वो पॉइंट्स सेम आए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी हम इन्हीं पॉइंट्स को मार्क करेंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम इन्हीं पॉइंट्स को मार्क करेंगे। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन की सेम एक ही लाइन हमें मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और x और y में नेगेटिव डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट कोई भी नंबर हमने नहीं लिखा, क्योंकि जब हमने पॉइंट्स फाइंड किए थे तो उस पर नेगेटिव नंबर नहीं आया था, सिर्फ पॉजिटिव नंबर थे। इसलिए यहाँ एक्सिस जो है x और y उन दोनों पर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में ही नंबर्स को लिखा है 5 तक। उसके बाद जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं कि 0,5 एंड 5,0, तो जो पॉइंट हमारा है 0,5, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट हमें मिलेगा y एक्सिस पर। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आया था 5,0, इसमें y की वैल्यू 0 है तो इसलिए ये पॉइंट हमें मिलेगा x एक्सिस पर। तो इस तरह से हम इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और यही स्ट्रेट लाइन उन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करेगी, क्योंकि यही दोनों पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने फाइंड किए थे और यही दोनों पॉइंट सेकंड इक्वेशन में भी हमने फाइंड किए थे। तो इसलिए यही एक स्ट्रेट लाइन उन दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों पॉइंट्स 0,5 एंड 5,0 को हमने मार्क किया और उनको ज्वाइन करने के बाद जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आई है वो उन दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि अगर हम दोनों इक्वेशन की बात करें तो उनकी जो लाइंस आई हैं वो दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, इसलिए यहाँ पर दो डिफरेंट लाइंस हमें नज़र नहीं आएंगी, केवल एक ही लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। और हम ये देख सकते हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन को जब ओवरलैप करती है तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट उन दोनों के कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे, जिस वजह से हम कहते हैं कि इन इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट दीज लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर, कि ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो इस तरह से उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, यानी कि उन लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, आपको पता है कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो जितने भी पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर होंगे वो सारे ही पॉइंट उनके सॉल्यूशन होंगे, चाहे फिर वो 0,5 हो, 5,0 हो या फिर कोई दूसरे पॉइंट्स हो जो उन लाइंस के ऊपर आ रहे हैं। इसके बाद इसी सम का सेकंड पार्ट, यहाँ पर इक्वेशन हमें दी गई है x - y = 8। तो जब हम यहाँ पर रेशोस को फाइंड करेंगे, सबसे पहले a1/a2, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और y का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। तो a1/a2 यानी कि 1/3, b1/b2 यानी कि -1/-3, तो माइनस से माइनस का साइन कैंसिल और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो क्योंकि यहाँ पर पहले दोनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म के रेशो को फाइंड करना पड़ेगा c1/c2, जो कि है 8/16।
और 8/16 को अगर हम सोल्व करते भी हैं तो वो वैल्यू 1/3 के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप 8/16 को सोल्व करोगे, 8 और 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 1/2। और जो 1/2 है वो 1/3 के इक्वल नहीं है। यानी कि पहले दोनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं, बट थर्ड वाला रेशो उनके इक्वल नहीं आया। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। पिछली वीडियो में वो पूरी टेबल आपको मैंने समझाई थी कि 3 केस हमारे पास होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। तो उसी में से देखकर हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये होती है पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और अगर सोल्यूशन नहीं है तो यानी कि ये इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। और हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि ग्राफ हमें सिर्फ कंसिस्टेंट इक्वेशंस का ही ड्रॉ करना है, तो इनकंसिस्टेंट के केस में हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। तो इसलिए अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशंस दी गई हैं 2x + 4y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। सबसे पहले a1/a2 यानी कि 2/4। तो 2/4 को सोल्व करके हम लिख सकते हैं 1/2। देन b1/b2, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है एंड सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2 है, तो इनका रेशो हो जाएगा 1/-2। 1/2 एंड -1/2 ये इक्वल नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो अगर पहले ही दो रेशोज इक्वल नहीं है तो थर्ड रेशो को फाइंड करने की कोई नीड यहाँ पर नहीं होगी। और ये जो केस है, यानी कि जब पहले दोनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि जब दो लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि वही पॉइंट इनका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशंस भी कंसिस्टेंट हैं। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये कंसिस्टेंट है तो आपको इनका ग्राफ ड्रॉ करना होगा और उस कॉमन पॉइंट को, उस सॉल्यूशन को फाइंड करना होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम इन दोनों इक्वेशंस के दो पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन 2x + y - 6 = 0। सबसे पहले हम इस कांस्टेंट टर्म को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये -6 राइट हैंड साइड में जाकर हो जाएगा प्लस में, एंड 0 के साथ जब हम उस 6 को ऐड करेंगे तो 0 + 6 को हम सिर्फ 6 ही लिखेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x + y = 6। अब यहाँ पर पहले आप x को 0 पुट करेंगे, तो x को 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6। इस तरह से फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा 0,6। तो इसके बाद जब हम इसी इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे और 0 पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2x = 6। और जब इस 2 को हम 6 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 6/2 ये आ जाएगा 3। तो इस तरह से सेकंड पॉइंट हमें मिल जाएगा 3,0, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के दो पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, 0,6 एंड 3,0। और इसी तरह से अब हम सेकंड इक्वेशन के भी दो पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में भी जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि -4, हम पहले इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो इस तरह से इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 4x - 2y = 4। और जब हम इसमें x को 0 पुट करेंगे तो x को 0 पुट करने से हमारे पास आ जाएगा -2y = 4, यानी कि इस -2 को हम 4 के डिवाइड में लेकर जाएंगे। और 4 डिवाइड बाय -2, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर नंबर आ जाएगा -2, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमें मिलता है 0,-2। और सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम y को 0 पुट करेंगे और y को 0 पुट करने से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4x = 4। और 4 को जब 4 के डिवाइड में ले जाया जाएगा तो 4 से 4 को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 1, यानी कि सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है 1,0। तो इस तरह से सेकंड इक्वेशन के भी दो पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं, 0,-2 एंड 1,0। तो अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया
और जो पॉइंट हमने फाइंड किए थे उन पॉइंट्स में एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पर y का नंबर नेगेटिव था। तो इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ग्राफ में भी y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में दो नंबर लिख लिए हैं, -1 एंड -2। अब इसके बाद हम सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके दोनों पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट यानी कि 0,6, 3,0 को मार्क करके ज्वाइन कर दिया है। अब हम सेकंड इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स को इसी ग्राफ पर मार्क करके उनको भी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेकंड इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स जो कि थे 0,-2 एंड 1,0 उनको भी हमने यहाँ पर मार्क किया और ज्वाइन कर दिया। तो दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, अब हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना होगा। तो ये जो पॉइंट है इसके सामने x की वैल्यू 2 है और इसके सामने y की वैल्यू भी 2 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,2। कि इन इक्वेशन को सोल्व करके जो आंसर हमारा होगा उसमें x की वैल्यू भी 2 होगी और y की वैल्यू भी 2 होगी और यही इन इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है। इसके बाद इसी सम का नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशंस दी गई हैं 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। सबसे पहले a1/a2 जिसको हम लिख सकते हैं 2/4 और सोल्व करके ये आ जाएगा 1/2। देन b1/b2, तो y के कोफिशिएंट्स हैं -2 एंड -4, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2/4 को यहाँ पर भी हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले दोनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं और अगर पहले दोनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमें यहाँ पर थर्ड रेशो यानी कि C1/C2 को भी फाइंड करना होगा। तो C1/C2 यहाँ पर आ जाएगा -2 / -5। अब यहाँ पर भी माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है 2/5, जो कि पहले वाले दोनों रेशोज के इक्वल नहीं है। यानी कि फर्स्ट 2 रेशोज तो इक्वल आए हैं, a1/a2 = b1/b2, लेकिन जो थर्ड रेशो है C1/C2 वो उनके इक्वल नहीं आया और ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, यानी कि वहां पर कोई सोल्यूशन नहीं होगा और अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये लाइंस हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये इनकंसिस्टेंट हैं तो यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं होगी। तो ये था एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 4। अब जो नेक्स्ट सम होंगे इस एक्सरसाइज के वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।